आज की क्लास से हम लोग नाउन चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज का जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर नाउन आपने अच्छे से सीख लिया तो इसके बाद बाकी के जो चैप्टर है उसे समझना, उसे सीखना कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन नाउन चैप्टर को और अच्छी तरीके से सीखने के लिए इसके पहले जो 2 लेक्चर मैंने डिलीवर किया है उन लेक्चर्स को पहले आप अच्छी तरीके से पढ़ लो, एक दो बार रिवाइज कर लो, फिर नाउन चैप्टर की शुरुआत करो। तो चलो आज समझते हैं नाउन। नाउन की डेफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये हमें बचपन में रटाया जाता है। हम छठवीं सातवीं आठवीं क्लास में रहते हैं, मुझे तो याद भी नहीं है कि कौन सी क्लास में हमें ये चीज़ रटाई गई थी। लेकिन अगर किसी बच्चे को नाउन की डेफिनेशन पता होगी तो नाउन की डेफिनेशन हमें हमेशा से यही पता रही है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि हमने जो बचपन में सीखा था उसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन लेके चलेंगे। हमने बचपन में ये पढ़ा था कि नाउन क्या है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। की वर्ड के फॉर्म में चलेंगे। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड है। और किसका किसका नाम करते हैं हम? किसी पर्सन का नाम लिखते हैं तो हम उसे नाउन बोलते हैं। किसी प्लेस का नाम लिखते हैं तो हम उसे नाउन बोलते हैं। किसी चीज़ का नाम लिखते हैं तो हम उसे नाउन बोलते हैं। ऐसा हमने बचपन में पढ़ा था। ये हमारा वो बचपन का पढ़ा हुआ है, वो रिवीजन है। अगर पर्सन की बात करें तो पर्सन में आप कह सकते हो कि सर आप राम कह दो, किसी को नाम दे दिया आपने। श्याम कह दो, सीता कह दो, गीता कह दो। ये सब क्या है? किसी पर्सन के नाम है। आप अगर आगे चलो तो आप ये भी कह सकते हो बॉय, आप ये भी कह सकते हो गर्ल। आप आगे चलो तो ये भी कह सकते हो टीचर। आप आगे चलो तो एडवोकेट, इंजीनियर, बहुत कुछ कह सकते हो। तो आप किसी पर्सन को नेम दे रहे हो तो वो जो नेमिंग वर्ड है वो क्या कहा जाता है? वो नाउन। तो जब भी हम किसी पर्सन को नाम देते हैं तो वो जो नेमिंग वर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको नाउन। ये सारे के सारे हमारे क्या है? नाउन। इसी तरीके से बचपन में जो हमने पढ़ा है कि किसी प्लेस की बात करते हैं, जैसे हमने बोल दिया मैं कानपुर से आपको पढ़ा रहा हूँ तो कानपुर किसी प्लेस का नाम है। इंडिया में रहते हैं तो इंडिया किसी प्लेस का नाम है। पाकिस्तान हमारा नाइबर है, जो जो हमारा एनिमी भी है कहने के लिए, पाकिस्तान हो गया। अमेरिका के साथ हम बहुत सारा अच्छा काम करते हैं, व्यापार साझा करते हैं तो अमेरिका। ये सब देश के नाम है, प्लेस के नाम है। तो चाहे कानपुर हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो। जैसे मैं कानपुर में पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ रतनपुर से, तो रतनपुर किसी छोटी सी जगह का नाम है। तो जगह का नाम, छोटी जगह का नाम, बड़ी जगह का नाम, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ये सब चीज़ें हमने बचपन में पढ़ी थी। किसी थिंग की बात करें तो हमने जैसे चेयर बोल दिया, चेयर हो गया, टेबल हो गया। मैं पेन से पढ़ा रहा हूँ, पेन, या फिर मार्कर से पढ़ा रहा हूँ, मार्कर। ये आईपी पैनल है। तो ये सारे के सारे क्या है? हम नाम दे रहे हैं किसी चीज़ को। तो जो भी हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे नाउन होते हैं। संसार में आपकी जितनी चीज़ें हैं, संसार में आपकी जितनी चीज़ें हैं कुछ 6 कैटेगरी में बांटी गई हैं उन्हें सही से समझने के लिए। या तो संसार में प्रेजेंट कोई भी चीज़ पर्सन हो सकता है, या कोई चीज़ जो है प्लेस हो सकता है, या कोई चीज़ थिंग हो सकता है, या फिर क्वालिटी हो सकता है, या फिर कंडीशन हो सकता है, या फिर एक्शन होता है। इन 6 कैटेगरी में दुनिया में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उनको 6 कैटेगरी में डाल के हम उनके नामकरण करते हैं। और अगर मैं बात करूँ जैसे क्वालिटी की, तो ब्रेवरी, बहादुरी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब जो बुद्धिमत्ता जिसको बोलते हैं हिंदी में, ब्यूटी, सुंदरता। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे हैं नाउन है। इसी तरीके से कंडीशन की बात करें, जैसे इलनेस हो गया, पॉवर्टी, गरीबी हो गई, टेंशन एक अवस्था हो गई, मानसिक अवस्था हो गई, कंफ्यूजन, आप कंफ्यूजन की स्टेट में होते हो ना, तो ये क्या है? कंडीशन, एक मानसिक अवस्था है। तो कंफ्यूजन हो गया, टेंशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, इलनेस हो गया, ये कंडीशंस के नाम है। ये अलग अलग कंडीशंस के नाम है। तो कंडीशंस के नाम को भी हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। इसी तरीके से मैं एक्शन की बात करूं, जैसे मूवमेंट हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, अराइवल हो गया, डिसीजन हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, ये सारे के सारे क्या है? आपके नाउन है। तो ये चीजें हम आसानी से पहचान जाते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या पर्सन, प्लेस और थिंग आसानी से पहचान जाते हैं। हम जो नहीं पहचान पाते वो हम क्वालिटी नहीं पहचान पाते, कंडीशन नहीं पहचान पाते, एक्शन नहीं पहचान पाते। तो दुनिया में जितनी चीजें होती हैं अगर उनको कैटेगरी में बांटोगे तो एक होती है टेंजिबल, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल, जो टेंजिबल होती है, टेंजिबल चीज ऐसी होती है जिनको आप देख सकते हो, देख सकते हो, देख सकते हो तो टच कर सकते हो। टेंजिबल का मतलब जिसे टच किया जा सके, टच कर सकते हो, टच कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं पर्सन की बात करूं या प्लेस की बात करूं या थिंग की बात करूं, ये सारे के सारे हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं हमारे टेंजिबल। ये आते हैं हमारे टेंजिबल। ये हमारे टेंजिबल है तो इनको क्या कर सकते हो? ये टच कर सकते हो, ठीक है ना। और इन्हें देख सकते हो, इन्हें सी कर सकते हो। तो इनको सेंटेंस के अंदर पहचानना थोड़ा आसान हो जाता है कि हमारे नाउन हैं। कुछ आते हैं इनटेंजिबल की कैटेगरी में, जिसे आप सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, पर उन्हें टच नहीं कर सकते हो, उन्हें आंखों से देख नहीं सकते हो। जैसे बहादुरी,
ये कहने वाली बात होती। बहादुरी कभी छू सकते हो? नहीं ना, खाली चर्चाओं में आती कि भैया फलाना आदमी बहुत ब्रेव है, बहुत बहादुर है। ईमानदारी जो होती है ये महसूस होने वाली चीज होती है। क्या ईमानदारी छू सकते हो? नहीं छू सकते हो ना। इसी तरीके से अगर इंटेलिजेंस की बात करें, जो बुद्धिमत्ता है ये महसूस होती है, जान पड़ती है, पर आप उन्हें छू नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। इसी तरह से ब्यूटी की बात हो गई, इलनेस की, पावर्टी की, टेंशन की, कंफ्यूजन की, ये जो क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन है ये इनटेंजिबल की कैटेगरी में आते हैं। ये इनटेंजिबल की कैटेगरी में आते हैं, इनटेंजिबल की कैटेगरी में आते हैं। और इनटेंजिबल की कोई चीज कैटेगरी में है तो उन्हें टच नहीं कर सकते हो। तो सेंटेंस के अंदर सबसे ज्यादा परेशानी क्या होती है? सबसे ज्यादा परेशानी होती है इनको पहचान पाना। इनको हम आसानी से पहचान जाते हैं नाउन है, इनको आसानी से हम नहीं पहचान पाते हैं कि ये नाउन है। तो इनके लिए क्या करना होता है? इनके लिए क्या करना होता है? तो नाउन पहचानने के लिए सेंटेंस के अंदर कुछ सफिक्स होते हैं। सफिक्स मतलब बाद के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस मतलब वर्ड्स के बाद में जुड़े रहते हैं, और वर्ड्स के बाद में जुड़े रहते हैं तो उनको देख के हम ये बता सकते हैं कि भैया ये नाउन की तरह काम कर रहे हैं। तो नाउन को पहचानने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी। अगर जिसको बहुत परेशानी है कि कौन नाउन है कौन नाउन नहीं है, ठीक है ना, तो पहचानने के लिए आपको कुछ सफिक्स याद करना पड़ेगा, कुछ 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 सफिक्स याद करना पड़ेगा, कुछ सफिक्स याद करना पड़ेगा। ये जो इन्फॉर्मेशन अभी मैं पास कर रहा हूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको बचपन तक सिखाई जाती है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सिखाई तो जाती है, पर ये थोड़ा नया है। जो हिंदी भाषी बच्चे हैं वो भूल जाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं जो याद रखते हैं, लेकिन हिंदी भाषी बच्चों की बात करें जो गांव देहात से पढ़ के आए होते हैं, वो ये सब भूल जाते हैं कि सर क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन क्या है, ये नाउन की कैटेगरी में आता है। उन्हें ब्रेवरी देख के यही एग्जेक्टिव समझ में आएगा, यही नाउन समझ में आएगा। ऑनेस्टी देख के उन्हें यही सब पहचान में नहीं आएगा कि भैया ये होता है क्या नाउन। उन्हें लगेगा एग्जेक्टिव है, ये एडवर्ब भी लग सकता है उनको। तो ये वो मानसिक दशा है। मैं यूपी बोर्ड का बच्चा रहा हूँ तो मुझे एक बात पता है कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे भी यही परेशानी हो रही थी। तो मैंने अपना जो इंग्लिश तैयार किया, अपना प्रिपेयर किया, फिर मैंने समझा कि पहचानेंगे कैसे। तो रूट कॉज इसका ढूंढना पड़ा कि भैया सफिक्स देख के पहचान सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सफिक्स है जो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ सफिक्स है और आपको किस पार्ट ऑफ स्पीच में क्या सफिक्स ऐड करके क्या बनता है वो आपको समझना है। ये एक दो बार आपको रिवीजन करना है, याद नहीं करना है। अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, एक बार वीडियो को देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार वीडियो को देखना है, उसके बाद 1-2 बार रिवाइज करना है। इसको रट्टा नहीं मारना है। अगर ये भूल भी जाते हो तो एग्जाम में आएगा नहीं। जो चीज़ें आपके एग्जाम में आनी है वो मैं एकदम साफ साफ बताऊंगा कि ये जुबान पर रटा हुआ होना चाहिए, लेकिन उनको रटे रहने के लिए आपको नाउन का पूरा पढ़ना, 1-2 बार उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में बोलूँ, टीच क्या है? टीच आपका एक्शन है। इस एक्शन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पढ़ाना। ध्यान से देखना, टीच का क्या मतलब होता है? टीच का मतलब होता है पढ़ाना। पढ़ाना आपका क्या है? एक एक्शन है। पढ़ाना एक एक्शन है, और पढ़ाना एक एक्शन है, इसका मतलब वर्ब है। इसके साथ में जब ई आर जोड़ते हो तो क्या बन जाता है? बन जाता है टीचर। क्या बन जाता है? टीचर बन जाता है। ध्यान से देखो। और टीचर क्या होता है? टीचर किसी पर्सन का नाम है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, पर पर्सन हो गया, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग हो गया। तो टीचर क्या है? आपका नाउन है। टीचर क्या है? नाउन है, जो कि पढ़ाने का एक्शन परफॉर्म करता है। वो सारे के सारे टीचर होते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, लेकिन ये किस वर्ब से बना हुआ है? ये बना हुआ है टीच से। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एक्ट, एक्ट का मतलब एक्ट करना या एक्शन करना या परफॉर्म करना, ठीक है। ये एक वर्ब है जिसके अंदर ओ आर लगाते हो। क्या जोड़ते हो? सफिक्स ओ आर जोड़ते हो तो बनता है एक्टर। एक्टर क्या लोग होते हैं? जो फिल्मों में परफॉर्म करते हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका नाउन है। तो यहां से एक बात ये समझनी है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में सफिक्स जोड़ के नाउन बनाया जाता है। नाउन में सफिक्स जोड़ के दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच बनाए जाते हैं। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जो शब्द भेद होते हैं, जो नाउन हो, नाउन से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच बनाए जाते हैं, दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन बनाया जाता है। तो एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच बनाए जाते हैं। कैसे जोड़ के? सफिक्स जोड़ के बनाए जाते हैं। इसी तरीके से मैं बात करूं, आर्ट है। आर्ट जो है आपका एक नाउन है, ऑलरेडी एक नाउन है। इसमें अगर आईएसटी जोड़ दो, इसमें क्या कर दो? आईएसटी जोड़ दो तो बन जाएगा आर्टिस्ट। क्या बन जाएगा? आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट भी एक नाउन है और आर्ट भी एक नाउन है। तो नाउन में सफिक्स जोड़ के दूसरा नाउन बनाया जाता है। म्यूजिक आपका नाउन है और इसमें आई एन जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? म्यूजिशियन। क्या बन जाएगा? म्यूजिशियन। तो यहां पे ध्यान क्या देने वाला है कि जो आई एन है ये आपका एक ऐसा सफिक्स है जो नाउन बनाने के काम आता है। इसी तरीके से जैसे डिसाइड की बात करें तो ये वर्ब है। इसके अंदर अगर एस आई ओ एन जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा? डिसीजन। डिसीजन आपका क्या होगा? डिसीजन आपका क्या है? नाउन है। ये नाउन है, ये नाउन है। इसी तरीके से एजुकेट आपका वर्ब है, और एजुकेट के साथ अगर आई ओ एन जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? एजुकेशन बन जाएगा। एजुकेशन क्या है? नाउन है। इसी तरीके से डेवलप की बात करें, डेवलप आपका वर्ब है, इसमें एम ई एन टी जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? डेवलपमेंट। इसी तरीके से पनिश में एम ई एन टी जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? पनिशमेंट। हैप्पी आपका एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव में एन ई डबल एस जोड़ते हो तो क्या बन जाता है? हैप्पीनेस। काइंड जो है एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव में एन ई एस जोड़ते हो तो काइंडनेस बन जाता है। इसी तरीके से रियल एग्जेक्टिव है, इसमें आई टी वाई जोड़ोगे तो रियलिटी, ये क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। तो जो ध्यान देने वाली बात है ना, सारे के सारे लोग वो समझो
कि ये जो सफिक्स है, ये जो आपके सफिक्स है, ये सफिक्स की जो कैटेगरी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी के अंत में ई आर मिल जाए लगा हुआ, ओ आर मिल जाए लगा हुआ, आई एस टी मिल जाए लगा हुआ, आई एन लगा हुआ मिल जाए, एस आई ओ एन लगा मिल जाए, टी आई ओ एन लगा मिल जाए, एम ई एन टी लगा हुआ मिल जाए, एन ई एस लगा मिल जाए और आई टी वाई लगा हुआ मिल जाए, तो सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, वो सारे के सारे शब्द आपके नाउन होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ई आर लगा, ओ आर लिखा है, आई एस टी लगा, सी आई ओ एन, आई ओ एस आई ओ एन लगा है, टी आई ओ एन लगा है, एम ई एन टी लगा हुआ है, एन ई एस लगा हुआ है और आई टी वाई लगा हुआ है। तो ये सारे के सारे जब आपको किसी शब्द के अंदर सफिक्स मिलते हैं तो वो शब्द क्या होते हैं, वो शब्द होते हैं नाउन। तो जो बच्चा बहुत कमजोर है, जिसको नाउन पहचाना एकदम से नहीं आता, वो क्या काम करे, ये जो टेबल है, इस टेबल को 2 3 4 बार जो है रिवाइज कर ले, तो उससे क्या होगा, उसकी जो बेसिक्स है वो थोड़ी मजबूत हो जाएगी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, अगर वो इस कोर्स में एनरोल कर गए हैं और वो ये सेक्शन उनको आता है तो इसको वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक बैच है जिसके अंदर मैं बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ा रहा हूँ और बहुत डिटेल और डेप्थ तक लेके चलूंगा। जैसे कि मैंने यूट्यूब पे संकल्प बैच पढ़ाया है, जो पूरा आपका बैच होगा ना, इस बैच का पूरा जो सेंट्रल थीम है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो पूरा यूट्यूब पे फ्री में मैंने पढ़ा दिया हुआ है। और जब यहाँ पे भी पढ़ाऊंगा तो वही चीज आपको दोबारा इन सब चीजों को समझ के वही डेटा खाली आपको स्टोर करना है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपके समझने के लिए है, क्योंकि जब तक ये चीज समझोगे नहीं ना, तब तक वो पूरा संकल्प बैच जो है यूट्यूब पे जो फ्री पढ़ा हुआ, वो भी सही से समझ में नहीं आएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे तो इससे अच्छा यूट्यूब पे पढ़ लेते, बिल्कुल। अगर आप यूट्यूब से पढ़ लेते और ये सारी चीजें आपको आती है तो यूट्यूब के संकल्प बैच से बेहतर कोई और बैच हो ही नहीं सकता, बहुत मेहनत करके पढ़ा है मैंने। अगला है, जैसे डिफर आपका वर्ब है, रजिस्ट आपका वर्ब है, अराइव वर्ब है, रिफ्यूज वर्ब है जो है, ध्यान से देखो, इसमें ई एन सी जोड़ो या ए एन सी जोड़ो, तो ई एन सी कभी भी आपको अगर मिल जाए, ठीक है ना, ये ई एन सी अगर आपको कहीं पे मिल जाए जुड़ा हुआ, आई टी आई पहले ही बता दिया, ए एन सी जुड़ा हुआ मिल जाए या ए एल मिल जाए, वर्ब में एल, जैसे अराइव के साथ ए एल लगा लो, अराइवल होता है, रिफ्यूज के साथ ए एल लगा दो तो रिफ्यूजल होता है, ठीक है ना। और एग्जेक्टिव में भी ए एल देखने को मिलता है, वर्ब में जब ए एल लगाते हो, जैसे अराइवल हो गया, रिफ्यूजल हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका एक्ट ऑफ अराइविंग है और एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग है। तो अगर इनकी बात करें ना, तो ये सारे के सारे आपके क्या है, ये सारे के सारे आपके जो है नाउन है। तो ये सारे सफिक्स इस्तेमाल होते हैं नाउन बनाने के लिए। जैसे सिप आपके साथ जोड़ दिया जाए, जैसे नाउन में, जैसे फ्रेंड है, लीडर है, तो फ्रेंडशिप हो गया, लीडरशिप हो गया, ठीक है ना। जैसे हुड अगर जोड़ दिया जाए, चाइल्ड नाउन है आपका, ब्रदर जो है नाउन है आपका, तो चाइल्डहुड हो गया, ब्रदरहुड हो गया, ये सारे नाउन बनते हैं। प्राइवेट और एक्यूरेट हो गया, अगर इसमें सी वाई लगा दो, जैसे प्राइवेसी हो गया या एक्यूरेसी हो गया, तो ये एग्जेक्टिव जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्या है, सफिक्स याद रखने पड़ेंगे बस। मतलब ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, जो आपको पता होना चाहिए कि हाँ अगर ये आ रहा है तो ये क्या होगा, आपका नाउन। तो इनको देख के आप ये पहचान पाओगे कि भैया ये हमारे नाउन है। समझ में आया। देखो, जितने टेंजिबल नाउन है वो आसानी से समझ में आ जाते हैं, जितने इनटेंजिबल नाउन है वो आसानी से समझ में नहीं आते हैं। और इनटेंजिबल नाउन सफिक्स के माध्यम से आप जो है ध्यान रख सकते हो, याद रख सकते हो। और वैसे भी जब आप 3 4 बार कोर्स को कवर करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, तो आपको पता चलने लगता है कि क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सा सफिक्स है, जिसको देख के आप समझ सकते हो कि ये नाउन है। ये तो वो हुई जो बचपन में आपने जो पढ़ा है नाउन की डेफिनेशन और उसका एक्सटेंडेड वर्जन। समझ में आया, बचपन में जो पढ़ा है नाउन और उसका एक्सटेंडेड वर्जन, यही बचपन में हमें सिखाया जाता है। और अगर हिंदी भाषी बच्चों की बात करें तो मतलब इतना ये एक्सटेंडेड वर्जन नहीं सिखाया जाता है। कभी कभी अगर सही मायने में हम थोड़े अवेयर हैं तो हमें वैसे सिखाया तो जाता है, पर हम ही नहीं पढ़ते हैं। तो ये पूरा एक्सटेंडेड वर्जन जैसे ही आप जान जाओगे तो बचपन जो है वो आपका यहाँ पे आके जवानी में कंप्लीट हो जाएगा, कि चलो ठीक है, नाउन की डेफिनेशन अब थोड़ी सी मजबूत हुई। नाउन संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, जब उनका नामकरण करते हैं, वो जो नाम लिखते हैं वो नाउन की कैटेगरी में आता है। और नाउन नामकरण करने के लिए सारी संसार की चीज़ों को 6 कैटेगरी में बांटा जाता है: अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। और जिसमें से पर्सन, प्लेस और थिंग टेंजिबल होते हैं, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इंटेंजिबल होते हैं। और ये सारे सफिक्स हैं जो नाउन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एक शब्द के बाद में ये सफिक्स जोड़ के नाउन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आई होप ये बचपन वाली जो चीज़ें हैं वो आपको पता चल गई। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं। जब आप बचपन में पढ़ रहे थे तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाती थी आपके एग्जाम में, पेपर में, ठीक है ना। हाफ ईयरली एग्जाम होता था, फिर फाइनल एग्जाम होता था, तो उसमें सारी चीज़ें पूछी जाती थी, राइटिंग में लिखने के लिए आता था। अब यहाँ ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती है, लेकिन इनकी नॉलेज होना जरूरी है। इनकी नॉलेज होगी तभी ग्रामर पे एक्चुअल पकड़ पड़ेगी आपकी। अब यहाँ पे क्या पूछा जाता है, अब यहाँ पे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जो सेंटेंस है आपका, ठीक है ना, सेंटेंस में नाउन का क्या यूज है। अगर हम बात करें, अगर सेंटेंस, जब भी मैं सेंटेंस लिखूं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, सबसे सबसे पहले आपके दिमाग में, सबसे पहले सेंटेंस, जैसे मैं सेंटेंस की बात करूं, एक फॉर्मूला आपके दिमाग में हमेशा तुरंत आ जाना चाहिए, बगैर देर किए हुए। मतलब
जैसे मैंने सेंटेंस बोलूँ तुरंत फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि भैया इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जो जो डेफिनेशन हमने नाउन की अभी समझी वो हमने बचपन में सीखा था, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है पूरा ग्रामर पढ़ते वक्त या जो आपके क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। एक्चुअली आपको ये समझना है कि सेंटेंस के अंदर नाउन का क्या रोल है, सेंटेंस के अंदर नाउन का क्या रोल है, नाउन का क्या रोल है एंड फंक्शन है, क्या काम करता है। तो सेंटेंस के अंदर नाउन जो है सब्जेक्ट का मेन वर्ड होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट का मेन वर्ड होता है, सब्जेक्ट का मेन वर्ड होता है या फिर ऑब्जेक्ट का मेन वर्ड होता है, ऑब्जेक्ट का मेन वर्ड होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट का मेन वर्ड होता है या ऑब्जेक्ट का मेन वर्ड होता है। अगर वो सब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल नहीं है तो वो सेंटेंस के अंदर नाउन नहीं कहा जाता है। कई बार आप देखोगे ग्रामर पढ़ते वक्त एक ही शब्द को एक बार नाउन कहोगे और उसी को दूसरी बार मॉडिफायर कह दोगे और कह दोगे कि ये नाउन नहीं है। मतलब अगर सेंटेंस के अंदर ना हो तो उसको हम नाउन कहते हैं और सेंटेंस के अंदर डला हुआ मिलेगा तो आप कह दोगे कि ये तो नाउन नहीं है। समझ में आया? जैसे मैं कहूं राम, तो आप कहोगे नाउन है, और मैं ये कह दूं राम्स बुक, राम्स बुक, तो जब ये राम्स लिखा हुआ ना तो ये यहाँ पे नाउन नहीं होता है, पर ये राम लिखा हुआ तो नाउन है। तो कई बार सेंटेंस के अंदर एक ही शब्द नाउन कहलाता है और वही सेम शब्द जो है मॉडिफायर कहलाता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की तरह इस्तेमाल होता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि किसी चीज का नाम नाउन हो सकता है लेकिन सेंटेंस में यूज केस के हिसाब से हम उसको नाउन कहते हैं या नाउन नहीं कहते हैं। अब अगर वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के मेन वर्ड की तरह आए तो नाउन कहा जाता है, ऑब्जेक्ट के मेन वर्ड की तरह आए तो वो नाउन कहा जाता है। अगर वो सब्जेक्ट के मेन वर्ड में नहीं इस्तेमाल है, ऑब्जेक्ट के मेन वर्ड में इस्तेमाल नहीं है, तो उसको हम नाउन नहीं बोलते। तो सेंटेंस के अंदर नाउन का क्या काम है? नाउन का काम है सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। नाउन नाउन का मेन काम क्या है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। अगर वो, ध्यान से बात रखना, अगर वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं है तो नाउन नहीं कहे जाते हैं, तो नाउन नहीं कहे जाते, नाउन नहीं कहे जाते। फंक्शन के हिसाब से तो सेंटेंस में इनका जो नाउन का मेन फंक्शन है वो सब्जेक्ट का मुख्य वर्ड सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना, इसके अलावा नाउन का और कोई काम नहीं होता है सेंटेंस के अंदर। अगर वो शब्द आया है और वो सब्जेक्ट का मुख्य शब्द नहीं है, ऑब्जेक्ट का मुख्य शब्द नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? वो नाउन कहलाता नहीं है, वो फिर मॉडिफायर कहलाता है। ये एक सबसे बेसिक बात है जो आपको याद रखना है, और इसमें भी आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट के अंदर उसका मुख्य शब्द होता है, सब्जेक्ट के अंदर उसका मुख्य शब्द होता है और ऑब्जेक्ट के अंदर उसका जो है मुख्य शब्द होता है। नाउन का जो फंक्शन है या नाउन का जो रोल है किसी सेंटेंस के अंदर यही होता है। अब सेंटेंस के अंदर जरा नाउन को और डिटेल में समझते हैं कि सेंटेंस के अंदर हम नाउन की बात करते हैं। तो इसके पहले वाली क्लास में आपने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था जब मैं सब चलूंगा तो मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा। जब मैं नाउन की बात करूं तो आप इसको कैसे रिफर करोगे? एक शब्द से, ठीक है ना, वन वर्ड से रिफर करोगे जब मैं नाउन की बात करूं। जब एक शब्द से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। नाउन को हम अलग से पढ़ाई करेंगे और नाउन फ्रेज को आज की क्लास में ही हम अलग से पढ़ाई करेंगे। तो ये क्या होगा? मोर देन वन वर्ड, मोर देन वन वर्ड। तो इसको अलग से पढ़ेंगे, इसको अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नाउन को पढ़ेंगे कि नाउन का सेंटेंस के अंदर रोल क्या होता है। नाउन का सबसे जो कायदे वाला रोल होता है वो सब्जेक्ट की तरह जो है सेंटेंस के अंदर काम करता है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। जब मैं नाउन की बात करूं तो सिंगल वर्ड से लोगे, जब एक वर्ड से ज्यादा हो जाएगा तो हम उसे नाउन फ्रेज बोलेंगे। तो एक तो वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है और दूसरा क्या काम करता है? ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। सब्जेक्ट की तरह काम करने की बात करें तो एग्जाम्पल से अगर इसे समझना चाहो तो जैसे मैं बोल दूं आई एम टीचिंग यू, मैं नाउन की बात कर रहा हूं तो मैं कह देता हूं राम इज टीचिंग यू, राम इज टीचिंग यू, राम इज टीचिंग यू। या इसको थोड़ा सा और वैसे लिख देता हूं, राम इज टीचिंग रोहन, राम रोहन को पढ़ा रहा है। ठीक है ना? तो ध्यान से देखना, यहाँ पे राम क्या है? किसी पर्सन का नाम है। राम क्या है? यहाँ पे किसी पर्सन का नाम है, इस यहाँ पे किसी पर्सन का नाम है। तो ये क्या होगा? ये वैसे भी नाउन होगा। और यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर सब्जेक्ट पहचानने की बात करें या ऑब्जेक्ट पहचानने की बात करें तो इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। तो हम WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और मैं अगर इसको ऐसे कहूँ कि हु इज टीचिंग यू, हु इज टीचिंग यू,
तो रिप्लाई क्या आएगा, रिप्लाई आएगा राम, रिप्लाई आएगा राम। तो राम क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट की जगह अगर एक सिंगल शब्द है, सब्जेक्ट की जगह एक सिंगल शब्द है, तो वो क्या होता है, वो नाउन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वो नाउन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राम आपका जो है पर्सन का नाम है, ये वैसे भी नाउन होगा, पर्सन का नाम है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे होगा आपका नाउन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, राम इज टीचिंग होम, राम किसको पढ़ा रहा है, तो जवाब आएगा रोहन। तो रोहन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रोहन आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट भी क्या है आपका, नाउन है। ऑब्जेक्ट भी क्या है आपका, नाउन है। ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन है। तो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट सिंगल सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट आपके तीन तरीके के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तीन तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। इसके पहले वाली क्लास में ही मैंने इस बात को आपको पढ़ाया है। पहचानेंगे कैसे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रीपोजिशन के बाद आता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, और इनडायरेक्ट, व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और होम का रिप्लाई जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल है, सी रीड्स ए बुक, सी रीड्स व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई ए बुक आएगा। तो ए बुक अगर मैं बात करूं, तो यहाँ जो बुक है ये क्या है, ये नाउन है, किसी थिंग का नाम है, ये एक नाउन है, एक नाउन है। और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो थिंग के नाम के हिसाब से आपको पता है कि नाउन होना चाहिए, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे काम कर रहा है, इस वजह से ये सेंटेंस के अंदर भी नाउन है। इसी तरीके से बात करूं, आई गेव रोहन ए पेन, तो आई गेव व्हाट, तो मैंने उसे पेन दिया। तो जो पेन की बात कर रहे हैं तो ये किसी थिंग का नाम है, ये भी नाउन है। और किसको दिया, होम दिया, तो रोहन जो है ये क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और रोहन किसी पर्सन का नाम है, ये भी यहाँ पे क्या है, ये भी यहाँ पे नाउन है। ये क्या है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो काम क्या है नाउन का सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट होना, ऑब्जेक्ट होना। जब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट तीन तरीके के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनना, या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है ना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ये चीजें जो है आपको शुरुआती दौर में ही समझ जाना होता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना मतलब सीखना, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है बहुत आसानी से दिख जाता है। किसी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये बहुत आसानी से समझ में आता है, बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है। एक जो चीज पहचान में नहीं आती, इसके आगे ये तीन चीजें हैं जो कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे। एक चीज है जो हम एक नए चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। वहां पर हम एक बात ये पढ़ेंगे कि जो हमारा एक टर्म आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट के विषय में उसकी मीनिंग को पूरा करता है या सब्जेक्ट को पूरा करता है। जैसे मैं बोलूं ही इज ए डॉक्टर, क्या है, ही इज ए डॉक्टर, तो ही जो है वो डॉक्टर है, डॉक्टर उसकी मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, या डॉक्टर वो है, वो डॉक्टर है, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ही इज वॉट अगर कहोगे तो रिप्लाई आएगा कि डॉक्टर वो क्या है, वो एक डॉक्टर है, तो वॉट का रिप्लाई डॉक्टर होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका नाउन है ना, ये मतलब सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा करता है, तो इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसको जो हम पढ़ेंगे, इसको हम लिंकिंग वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं इसे छोड़ता हूँ क्योंकि जब पूरा और डिटेल में पढ़ लोगे तब लिंकिंग वर्ब का चैप्टर हम लेटर स्टेज पे पढ़ते हैं और हम समझ जाते हैं। अब इसको हम बाद में समझेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का मॉडिफायर होता है जो सब्जेक्ट के विषय में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है और उसकी मीनिंग को कंप्लीट करता है। और इस केस में उस नाउन को जो है हम बाद में यूज करते हैं वर्ब के जस्ट बाद में। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये ऑब्जेक्ट है, ही इज व्हाट, ही इज ए डॉक्टर, लगता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पर ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। और ये टर्म हम लिंकिंग वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसको छोड़ के रखना है कि हाँ इस तरीके का टर्म होता है, आपने सुन लिया है, लेकिन इसको किस में पढ़ेंगे, लिंकिंग वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है जो क्या काम करता है, रीनेम करता है या डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। ये दोनों लिंकिंग वर्ब के चैप्टर में पढ़ते हैं। जैसे लिखते हैं दे इलेक्टेड, दे इलेक्टेड, किसको इलेक्टेड चुना उसने, हिम को चुना, और क्या चुना, प्रेसिडेंट चुना। तो ये जो प्रेसिडेंट है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, किसके लिए, हिम के लिए, किसके लिए, हिम के लिए है। तो ये इस्तेमाल होता है बाद में। ये भी नाउन है आपका, और ये यहाँ पे प्रोनाउन है, ये है आपका प्रोनाउन, ठीक है ना। और यहाँ पे ही प्रोनाउन है, और डॉक्टर यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो जो इस्तेमाल होता है नाउन, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह इस्तेमाल होता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इसके अलावा दो और चीजें हैं जो सिर्फ जानने और सुनने के लिए है, जिसका रूल्स से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो आप सारी चीजों को अच्छे से जानकारी ले लो। नाउन क्या होता है, नाउन आपका जो है
अपोजिटिव केस में आता है। अपोजिटिव जिसको आप नाउन कह सकते हो, और इसका मतलब होता है परिभाषित करने वाला नाउन। परिभाषित करने वाला नाउन, एक नाउन जब दूसरे नाउन की परिभाषा देने लगे सेंटेंस के अंदर आके, ठीक है ना, उसको डिस्क्राइब करने लगे, उसको अपोजिटिव नाउन बोलते हैं। तो ये परिभाषित करता है। जैसे एग्जांपल आप ऐसे समझो कि माई ब्रदर, मैंने क्या बोला, माई ब्रदर राकेश इज ए डॉक्टर। माई ब्रदर राकेश इज ए डॉक्टर। तो मैं अगर आपसे पूछूं हु इज ए डॉक्टर, हु इज ए डॉक्टर, डॉक्टर, तो आप कह सकते हो राकेश इज ए डॉक्टर। आप ये भी कह सकते हो माई ब्रदर इज ए डॉक्टर। क्या कह सकते हो, माई ब्रदर इज ए डॉक्टर और राकेश इज ए डॉक्टर। अब इसमें एक नाउन है, एक इसमें नाउन है, और दूसरा क्या है, दूसरा आपका अपोजिटिव, दूसरा जो है अपोजिटिव नाउन है। तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो सेंटेंस बनता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। पहले नाउन आता है, फिर उसका अपोजिटिव आता है, देन उसके बाद कॉमा आता है, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आता है। इसमें क्या होता है, इसका रिवर्सल भी होता है। अपोजिटिव को हम पहले भी ले लेते हैं, फिर नाउन लेते हैं, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लेते हैं। जब ये वाला स्ट्रक्चर रखते हैं तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम कॉमा डालते हैं, और यहाँ पे कॉमा जो होता है नहीं होता है, यहाँ पे कॉमा नहीं होता है। ये बहुत रेयर यूज होता है, ज्यादातर जो ग्रामेटिकल इस्तेमाल होता है वो ये इस्तेमाल होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो नाउन होता है वो पहले आता है। अगर दो कॉमा लगा हो, दो नाउन दिखाई दे, जैसे माई ब्रदर दिखाई दे रहा है और राकेश दिखाई दे रहा है, तो माई ब्रदर जो है आपका मेन सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, और जो राकेश होगा यहाँ पे अपोजिटिव केस होगा। ये दो कॉमा जब मिलता है तो जो बाद वाला आता है वो आपका क्या होता है, अपोजिटिव। अगर इसका रिवर्सल कर दिया जाए तो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, राकेश, ये अपोजिटिव हो जाएगा, देन फिर माई ब्रदर इज ए डॉक्टर। डॉक्टर, जब अपोजिटिव को पहले इस्तेमाल किया जाता है ना, तो यहाँ पे जो कॉमा है वो हटा दिया जाता है। ये बहुत रेयर यूज केस है जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में बनाया नहीं जाता है। और ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए होता है कि नाउन इस तरीके से भी इस्तेमाल होता है, नाउन सेंटेंस के अंदर इस तरीके से भी इस्तेमाल होता है। इसका आपके एरर, स्पॉट द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इन सारे सेक्शंस में कोई लेना देना नहीं है। अभी जैसे आपको पता है कि जब मैं ये आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी हाल फिलहाल 2025 का जो पैटर्न है वो बदला हुआ है। अभी उसका रिव्यू भी आ गया है। एडुकेटिव आपका जो है पेपर बना रही है तो उसमें ये डिटेल भी पूछ रही है। वैसे जब मैंने इससे पहले कोर्सेज पढ़ाए हैं तो मैंने इन सारे सेक्शन को ऐड ही नहीं किया था क्योंकि जरूरत ही समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अभी जो पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहे हैं वो ग्रामर के किसी चीज को उठा के जो है क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है, तो मैंने कहा कि ये वाला सेक्शन भी आपको कवर कर देता हूँ ताकि कुछ छूटा ना रह जाए। इसके बाद एक वोकेटिव केस आता है, जब नाउन ऑफ एड्रेस जिसको बोलते हैं, और इसको संबोधन करने वाली संज्ञा भी बोलते हैं। जैसे हमने बोला रवि कैन यू हेल्प मी, रवि के बाद कॉमा लगाया, कैन यू हेल्प मी। तो यहाँ पे हम रवि को संबोधित कर रहे हैं कि रवि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो रवि संबोधन में है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक कॉमा लगा होता है नाउन, उसके बाद पूरा सेंटेंस बनाया जाता है, ठीक है ना। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो यू है, लेकिन रवि को संबोधित किया जा रहा है। तो जिसको संबोधन किया जाता है उसके साथ बस जस्ट कॉमा लगा दिया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन जो है पॉजिटिव केस में भी आता है, नाउन जो है वोकेटिव केस में आता है। तो ज्यादातर जो केस आता है वो ये आता है कि अगर आपको डबल कॉमा मिल गया, अगर डबल कॉमा मिल गया तो जो बीच वाला सेक्शन होता है वो आपका अपोजिटिव केस होता है, ठीक है ना। और अगर हम वोकेटिव केस की बात करें तो वोकेटिव केस में अक्सर करके देखोगे जिसको हम संबोधन कर रहे हैं वो रवि लिखते हैं, उसके बाद कैन यू हेल्प मी। और अगर थोड़ा इनफॉर्मल अगर इंग्लिश की बात करें, ग्रामर की बात करें, तो हम ऐसे बोलते हे रवि कैन यू हेल्प मी। तो इसके आगे कुछ और इस तरीके का फ्रेज बनाते, हे रवि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो ये संबोधन के काम आता है। तो ध्यान रखो कि ये जो रवि है यहाँ पे क्या है, वोकेटिव केस है। ये मैं आपको बता रहा हूँ सेंटेंस के अंदर नाउन कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। जो मेन चीजें आप देखोगे वो देखोगे सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह। जो आपका एरर में आएगा ये तीन आता है। उसके बाद चौथा जो आठवां पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे, पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव नाउन भी आता है। जैसे आप ये देखोगे राम्स बुक, राम्स बुक, श्याम्स वॉच, श्याम्स वॉच। आप देखोगे अपोस्ट्रोफी एस लगा के जो है दूसरा नाउन दिया होगा। एक नाउन दूसरा नाउन होगा और एक नाउन का दूसरे नाउन पे अधिकार होगा। जैसे राम का किताब पे अधिकार है, राम की किताब है। श्याम का वॉच पे अधिकार है क्योंकि वॉच किसकी है, श्याम की है। तो ये जो है ये आप खूब पढ़ते हो ना, पोजिशन नाउन। जब ये राम्स और श्याम्स बोलते हैं ना तो सेंटेंस के अंदर इसको नाउन नहीं बोलते। ये नाउन तो है लेकिन पोजिशन में इस्तेमाल है। सेंटेंस में फंक्शनली ये नाउन नहीं होता, ये मॉडिफायर कहा जाता है। यहाँ पे क्या कहा जाता है, मॉडिफायर कहा जाता है। लेकिन अगर नाउन कहाँ कहाँ आपको सेंटेंस के अंदर मिलेगा तो मैं वो सारे प्लेसेस बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपको मिलेगा। सब्जेक्ट के प्लेस में मिलेगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस में मिलेगा। ऑब्जेक्ट के तीन तरीके के होते हैं, तीनों तरीके का ऑब्जेक्ट के प्लेस में मिलेगा। उसके बाद आपको कहाँ मिलेगा, आपको आपको अपोजिटिव केस में मिलेगा, वोकेटिव केस में मिलेगा, और पॉजिटिव केस में मिलेगा। ये तीन केसेस में नाउन आपको और मिलेगा सेंटेंस के अंदर फंक्शनली। समझ में आई बात। अब बात ये हो रही कि अगर नाउन यहाँ यहाँ मिल रहा है तो अगर नाउन फ्रेज कहाँ कहाँ मिलेगा, नाउन फ्रेज भी इन सारे कंडीशनों में मिलेगा। जैसे सब्जेक्ट के केस में मिलेगा,
ऑब्जेक्ट के प्लेस में मिलेगा, ऑब्जेक्ट में भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की जगह पे मिलेगा। इसी तरीके से अपोजिटिव केस में मिलेगा, वोकेटिव केस में मिलेगा, पॉजिटिव केस में मिलेगा, सब जगह मिलेगा, ठीक है ना। तो नाउन अगर फ्रेज की बात करें कि और इसका सेंटेंस में रोल क्या है, तो सबसे पहले आपको नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर समझना होगा। नाउन फ्रेज की जब हम बात करते हैं, नाउन जब फ्रेज की बात करते हैं तो इसमें एक होता है आपका क्या, एक होता है मेन वर्ड, एक होता है मेन वर्ड जो आपका मुख्य सब्जेक्ट होता है। एक मेन होता है, ये मेन वर्ड जो होता है ये सब्जेक्ट हो सकता है या ये कोर आपका ऑब्जेक्ट होता है, चाहे प्रीपोजिशन की बात करें और चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, जो नाउन फ्रेज में बात करते हैं। उसके अलावा इसके पहले क्या होता है, नाउन जो होता है ये वाला जो हो, ये आपका मेन वर्ड होता है, ये आपका मेन वर्ड होता है। इसके पहले इसके मॉडिफायर्स आते हैं। नाउन के मॉडिफायर की बात करें तो एग्जेक्टिव्स आते हैं, एक एग्जेक्टिव आ सकता है, एक से ज्यादा एग्जेक्टिव आ सकता है। साथ में इसी के साथ जो है एडवर्ब भी आ सकता है, क्या आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है। और अगर मैं बात करूं इसके साथ डिटरमिनर आ सकता है। डिटरमिनर की बात करें तो जब आर्टिकल पढ़ते हो, आर्टिकल ए है अंदर जो नाउन को डिटरमाइन करते हैं, तो आर्टिकल ए और ए एन और द आ सकता है नाउन फ्रेज में। साथ में और तरीके का मॉडिफायर्स आ सकता है जो इसकी पोजीशन को बता सकता है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में ले, द ओल्ड वुडन चेयर इन द कॉर्नर, द ओल्ड वुडन चेयर इन द कॉर्नर, ये आपका क्या है, एक पूरा नाउन फ्रेज है। ये सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो सकता है पूरा का पूरा। इसमें अगर मैं बात करूं कि मुख्य नाउन क्या है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, चेयर, चेयर क्या है, ये आपका मुख्य नाउन है, ये आपका मुख्य नाउन है। मुख्य नाउन फाइंड आउट करने के लिए आपको व्हाट और हु का सहारा लेना पड़ेगा। सेंटेंस के अंदर व्हाट या हु का जो रिप्लाई आता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। उसमें भी अगर पूरा फ्रेज आ जाता है तो उसका मुख्य शब्द चुनना पड़ेगा। तो ये जो चेयर है ये आपका मुख्य नाउन है, ये जो वुडन है इसके मॉडिफायर है, ठीक है ना। ओल्ड और वुडन दोनों क्या है, आपका एग्जेक्टिव है। ओल्ड एग्जेक्टिव वन है और वुडन वुडन मटेरियल बताता है, ओल्ड जो है आपका एज बता रहा है। इसके बाद ये डिटरमाइनर है, ठीक है ना, ये डिटरमिनर है जो है आर्टिकल द। तो आप स्ट्रक्चर में देखो, ये आपका नाउन हो गया, ये वुडन और ओल्ड दोनों एग्जेक्टिव हो गया, ये डिटरमिनर हो गया। उसके बाद लिखा है इन द कॉर्नर, कहाँ पे है, इसका संबंध बता रहा है, इसका प्लेस बता रहा है, कहाँ पे है, ये प्लेस बता रहा है। किसका प्लेस बता रहा है, नाउन का प्लेस बता रहा है, नाउन का प्लेस बता रहा है। तो नाउन के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देने वाला क्या होता है, नाउन का मॉडिफायर होता है। तो इन द कॉर्नर अगर सही से पूरा देखोगे इस पर्टिकुलर फ्रेज में अंदर ये क्या है, तो आपको पता चलेगा एग्जेक्टिव है। जब एग्जेक्टिव में पहुंचोगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो फ्रेज है एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो चेयर के विषय में इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। तो ध्यान से देखो, ये पूरी तरीके से आपका क्या है, ये नाउन फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है। और ये नाउन फ्रेज आपका कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, ये सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो सकता है, या ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो सकता है, किसी जगह इस्तेमाल हो सकता है। जैसे अगर मैं लिखूं द टाल बॉय इन द ब्लू जैकेट, ध्यान से देखना, द टाल बॉय इन द ब्लू जैकेट, इसको ध्यान से देखो, टाल बॉय इन द ब्लू जैकेट, द टाल बॉय इन द ब्लू जैकेट। तो यहां पे अगर मैं बोलूं मुख्य शब्द क्या है, ये बॉय लड़का, ये मुख्य है आपका। अगर मैं हु का रिप्लाई एक शब्द में चाहूं कि कौन जो है क्या है जीता रेस, तो लड़के ने जीता रेस, आपका जवाब क्या आएगा, द टाल बॉय इन द ब्लू जैकेट वॉन द रेस। तो किसने जीता, हु वॉन द रेस। तो आपका एक शब्द में अगर आएगा तो हु आएगा। तो जब हु या फिर व्हाट का रिप्लाई पूछो, हु या व्हाट का रिप्लाई पूछो, रिप्लाई एक शब्द में जो आए, एक शब्द में जो आए वो क्या होता है, वो आपका मेन वर्ड होता है, वो आपका मेन वर्ड होता है, जो आपका नाउन होता है, मुख्य नाउन होता है। तो ये जो बॉय है यहाँ पे क्या है, आपका मेन नाउन है। टॉल जो है वो लंबा है, ये आपका एग्जेक्टिव है, ये आपका डिटरमिनर है। और इन द ब्लू जैकेट किस चीज में है, ये दूसरा जो है मॉडिफायर है। ये क्या है, मॉडिफायर है जो बॉय के विषय में इंफॉर्मेशन और अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे रहा है कि लड़का तो है लेकिन किसमें है, ब्लू जैकेट के अंदर है, लड़का किसमें है, ब्लू जैकेट के अंदर है। तो ये जो बॉय है ना, ये क्या है, ये आपका मुख्य नाउन है और ये पूरा क्या है, नाउन फ्रेज है। और अगर हु ऑन द रेस, अगर इसका एक शब्द में जवाब दोगे तो आएगा लड़के ने जीता, लेकिन अगर एक से ज्यादा शब्द में जवाब दोगे तो आएगा द टाल बॉय इन द ब्लू जैकेट, वो लंबा लड़का जो ब्लू जैकेट में उसने रेस जीता, अगर पूरा इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो जब हमने बोला लड़के ने जीता वॉन द रेस, तो एक शब्द में आ गया, बॉय आपका नाउन है। लेकिन अगर उसका और डिटेल वर्जन जो दिया हुआ है कि वो लंबा वाला लड़का जो कि ब्लू जैकेट में है, तो ये जो लंबा लड़का है और ब्लू जैकेट में, ये बॉय के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है। तो टॉल द और इन द ब्लू जैकेट ये बॉय के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देने के लिए इसके अंदर आया। तो फ्रेज में होता क्या है, नाउन फ्रेज में नाउन होता है और उसके सारे मॉडिफायर्स होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये एग्जेक्टिव है और ये क्या है आपका, क्या है, ये आपका जो है आर्टिकल है, और ये जो है और अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देने के लिए आपका जो है मॉडिफायर है, या क्वालिफायर्स बोलते हैं, क्वांटिफायर्स बोलते हैं। तो मॉडिफायर्स, क्वालिफायर्स, ये सारा का सारा अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देने के लिए आता है। तो नाउन का जो अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देता है उसको एग्जेक्टिव कहते हैं। एक शब्द में होगा तो एग्जेक्टिव बोलेंगे, एक से ज्यादा शब्द में होगा तो उसको एग्जेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इन द ब्लू जैकेट यह है आपका एग्जेक्टिव फ्रेज, क्योंकि नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है।
यहाँ पे इन द कॉर्नर जो है ये चेयर के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये भी क्या है, पूरा फ्रेज है, एग्जेक्टिव फ्रेज है। तो आपका ध्यान से देखो, यहाँ पे जो नाउन फ्रेज है सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना, सब्जेक्ट की तरह काम। इसी तरीके ध्यान से देखो, ए ग्रुप ऑफ एंग्री प्रोटेस्टर्स गेदर्ड आउटसाइड द बिल्डिंग। अगर मैं आपको बोलूं हु गेदर्ड, कौन इकट्ठा हुआ, गेदर का मतलब इकट्ठा होना। अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूं हु गेदर्ड, तो आप एक एक शब्द में अगर जवाब मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि प्रोटेस्टर, प्रोटेस्ट करने वाले, प्रोटेस्टर्स वो गैदर हुए हैं। तो एक शब्द का जवाब ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका मुख्य वर्ड। एक शब्द में जवाब आपका मुख्य वर्ड मिल जाएगा, ये आपका मेन वर्ड मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं एक ग्रुप ऑफ एंग्री, एक ग्रुप ऑफ एंग्री प्रोटेस्टर, तो एक ग्रुप ऑफ एंग्री जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये इसका मॉडिफायर्स है, ये आपके मेन शब्द का मॉडिफायर है, और ये पूरी तरीके से नाउन फ्रेज है। तो यहाँ पे नाउन फ्रेज सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसी तरीके से बात करें, द साउंड ऑफ हैवी रेन डिस्टर्ब्ड माई स्लीप। अगर मैं बोलूं हु डिस्टर्ब माई रेन, सॉरी माई स्लीप, तो आपको समझ में आएगा कि रेन ने डिस्टर्ब किया मेरे स्लीप को। फिर उसके बाद द साउंड ऑफ हैवी रेन, तो रेन ने डिस्टर्ब किया या उसके साउंड ने, तो रेन के साउंड ने किया है। जैसे यहाँ पे अगर आप हु का जवाब लोगे सिंगल शब्द में, तो आप रेन से भी दे सकते हो, जैसा मैंने पहले बोल दिया कि रेन डिस्टर्ब माई स्लीप, नहीं, द साउंड ऑफ हैवी रेन डिस्टर्ब माई स्लीप। तो जो साउंड है उसने डिस्टर्ब किया, तो एक शब्द में क्या हो गया, साउंड हो गया। और ये क्या है, यहाँ पे ये नाउन है बच्चा। ये क्या है, एक जो शब्द आता है जवाब ना हु का या व्हाट का, जो वर्ब से पूछते हो, तो वो क्या आता है, वो आपका नाउन आता है, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो द साउंड ऑफ हैवी रेन्स, तो ये जो ऑफ हैवी रेन्स है ये अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे रहा है साउंड का, कि साउंड तो है पर किसका, भारी बारिश जो हो रही है उसका साउंड है। तो ये जो है यहाँ पे एग्जेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रहा है, जो यहाँ पे साउंड के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये पूरा जो फ्रेज है यहाँ तक, द साउंड ऑफ हैवी रेन डिस्टर्ब्ड माई स्लीप, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है आपका नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज आपका सब्जेक्ट की तरह काम करता है, नाउन फ्रेज आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, वोकेटिव केस में काम करेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में काम करेगा। जितने मैंने आपको नाउन के लिए बताए उतने आपके नाउन फ्रेज के लिए भी चर्चा होती है। एक्चुअली क्या होती है, जब हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं ना, तो इस सेक्शन को हम स्टार्टिंग में पढ़ते ही नहीं है, इस सेक्शन को हम स्किप करके निकल जाते हैं। तो कई बार हम कंफ्यूज होते रहते हैं सेंटेंस पढ़ के कि सब्जेक्ट कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, ठीक है ना। अगला जरा ध्यान से देखना, सब्जेक्ट की चर्चा कर ली अपन ने, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अब जब ऑब्जेक्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हो, या तो होम से पहचानते हो, या तो व्हाट से पहचानते हो, या तो व्हाट से पहचानते हो। तो सबसे पहले आपको वर्ब ढूंढना होता है। सी प्रिपेयर्ड ए डिलीशियस मील विथ फ्रेश वेजिटेबल। मैं आपको बोलूं सी प्रिपेयर्ड, तो उसने प्रिपेयर किया। तो ध्यान से देखो, ये जो प्रिपेयर है ये क्या है आपका, ये है वर्ब। ध्यान से देखिएगा, ये आपका वर्ब, ठीक है ना। वी वॉच्ड, हमने देखा, तो वॉच करना हमारा एक्शन है, ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे वर्ब है। सबसे पहले तो वर्ब पहचानना होता है, सबसे पहले वर्ब पहचानना होता है, ये हमारा वर्ब है। जरा ध्यान से देखो, दे अडॉप्टेड, उसने अडॉप्ट किया, तो अडॉप्ट क्या है यहाँ पे, वर्ब है। अगर व्हाट या हु का रिप्लाई आगे रख के पूछ रहे हो तो आपको सब्जेक्ट मिलता है। व्हाट और हुम का रिप्लाई अगर पीछे वर्ब के पीछे रख के पूछ रहे हो तो क्या मिलता है आपको, ऑब्जेक्ट मिलता है। जरा ध्यान से देखो, मैं कहूं सी प्रिपेयर्ड, अब इसके आगे अगर मैंने लिखूं सी प्रिपेयर्ड व्हाट, मैं कहूं इसका रिप्लाई दो, इसका रिप्लाई दो, तो रिप्लाई दो तरीके से आएगा। रिप्लाई एक आएगा वन वर्ड में, वो क्या होगा आपका, नाउन होगा, और वही क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट होगा, मेन ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का मेन वर्ड होगा, ऑब्जेक्ट का मेन वर्ड होगा, जो कि आपका नाउन होगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं सी प्रिपेयर्ड, तो जवाब आएगा एक शब्द में कि उसने क्या प्रिपेयर किया, मील, उसने क्या प्रिपेयर किया, मील, तो ये आपका मुख्य वर्ड होगा, ये आपका नाउन है। लेकिन ध्यान से देखो, आगे लिखा ए डिलीशियस मील विथ फ्रेश वेजिटेबल, तो जो मील बनाया उसने वो डिलीशियस है, और यहाँ पे आपका क्या है, ध्यान से देखो, डिटर्मिनर है, आर्टिकल ए लगा हुआ है, तो ये आर्टिकल हो गया, ये डिलीशियस क्या हो गया, ये एग्जेक्टिव हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो कैसे, फ्रेश वेजिटेबल के साथ, तो विथ फ्रेश वेजिटेबल, ये और इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। तो ध्यान से देखो, सी प्रिपेयर्ड, मैंने कहा व्हाट, तो आपका एक से ज्यादा शब्दों में जवाब आएगा क्या, ए डिलीशियस मील विथ फ्रेश वेजिटेबल। एक डिलीशियस मील बनाया किसके साथ, फ्रेश वेजिटेबल के साथ। तो सी प्रिपेयर्ड व्हाट, ए डिलीशियस मील विथ फ्रेश वेजिटेबल। तो मैं अगर यहां से बात करूं, यहां से, ये पूरा क्या है आपका, यह नाउन फ्रेज, और यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरीके से वी वॉच्ड, वी वॉच व्हाट, ए मूवी, तो मूवी क्या हो गया, हमने मूवी देखा, लेकिन अबाउट एंशिएंट सिविलाइजेशन, तो अबाउट एंशिएंट सिविलाइजेशन जो लिखा हुआ है ये अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है इस मूवी के विषय में। मूवी किसके ऊपर है, एंशिएंट सिविलाइजेशन के विषय में।
तो ए मूवी ये मेन नाउन है आपका, ठीक है ना, और बाकी जो है इसके मॉडिफायर्स हैं, बाकी क्या है इसके अंदर मॉडिफायर्स हैं। तो नाउन और उसके मॉडिफायर्स मिला के क्या मिल जाता है, नाउन फ्रेज। और अगर एक से ज्यादा शब्दों में इसका जवाब पूछूं कि उसने क्या देखा, तो व्हाट का जो रिप्लाई आएगा एक से ज्यादा शब्दों में वो आपका नाउन फ्रेज, और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। व्हाट का रिप्लाई है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से दे एडॉप्टेड होम, तो आपका जवाब आएगा पपी। क्या आएगा, पपी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और जब पपी जवाब आया, और अगर एक से ज्यादा शब्दों में जवाब दोगे तो क्या आएगा, एक छोटा पपी, वो भी करली फर के साथ, विथ करली फर के साथ, फर होता है ना बाल, तो करली फर है उसके पास। तो ये पूरा का पूरा जो आपका नाउन फ्रेज है, ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, तो सी सैट, सैट के बाद ध्यान से देखो बिसाइड लिखा है। तो जब प्रीपोजिशन आता है तो क्या होता है, जो आपका वर्ब होता है, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आता है, और प्रीपोजिशन के बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट सी सैट बिसाइड। अब फिर ध्यान से देखो, तो सी सैट बिसाइड किसके बगल में बैठा, तो लिखा हुआ टाल बॉय, ये आपका मुख्य नाउन है। और बाकी का जो द टाल लिखा हुआ विद करली हेयर जो है, ये आपका पूरा क्या है, ये आपका पूरा नाउन फ्रेज है। तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी पूरा नाउन फ्रेज रखा जाता है। ही सैड बिसाइड, फिर बिसाइड के बाद ध्यान से देखो, ए गर्ल विथ ब्रेडेड हेयर, तो यहाँ पे किसके बिसाइड बैठा, गर्ल के, ये आपका मुख्य नाउन हो गया। और बाकी आर्टिकल हो गया, विथ ब्रेडेड हेयर जो है इसका और मॉडिफायर हो गया। तो ये पूरा नाउन फ्रेज है जो काम कर रहा है इस प्रीपोजिशन बिसाइड के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। द बुक इज ऑन द वुडन टेबल नियर द विंडो, तो ऑन के बाद जरा ध्यान से देखो, ऑन के बाद वुडन जो है आपका क्या है, मुख्य नाउन है, और यहाँ पे आर्टिकल है, और बाकी के ये मॉडिफायर्स हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा एक से ज्यादा शब्द है तो ये नाउन फ्रेज है। इसी तरीके से सी वॉक थ्रू, थ्रू यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे ध्यान से देखो इसका जो ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है। समझ में आई बात। तो जो नाउन होता है या नाउन फ्रेज होता है, वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इसी तरीके से बात करूं, ठीक है ना, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। जैसे बात करूं, ही ड्रीम, सॉरी, हर ड्रीम वॉज टू बिकम ए फेमस सिंगर। अगर मैं पूछूं कि उसका ड्रीम क्या है, तो उसका ड्रीम है फेमस सिंगर बनने का। तो ये जो फेमस सिंगर है, ये किसको डिफाइन कर रहा है, हर को, उसके ड्रीम को डिफाइन कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहचानने का सबसे सही तरीका होता है, जब चैप्टर में पहुंचे हुए, तो इज, आर, एम और वॉज, वर, वॉज और वर, ये जब अपने बाद मेन वर्ब नहीं लेता है, ये जब अपने बाद मेन वर्ब नहीं लेता है, तो इसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, इसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और इसके बाद जो आता है वो आपका आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद जो आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। जैसे यहाँ पे देखो इज दिया हुआ है, इज के बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मिल रही है, कोई मेन वर्ब नहीं मिल रहा है, तो माई ड्रीम के बाद जो लिखा है ना, माई ड्रीम क्या है, पीसफुल लाइफ इन द कंट्री साइड। तो ए पीसफुल लाइफ इन कंट्री साइड जो है, ये नाउन फ्रेज है जो इसके मेरे ड्रीम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसको पूरा कर रहा है। मेरा ड्रीम क्या है, मेरा ड्रीम ये है कि पीसफुल लाइफ लूंगा कंट्री साइड में। इसी तरीके से उसका ड्रीम क्या है, फेमस सिंगर बनना। तो ये जो फेमस सिंगर है, यहाँ पे ये फ्रेज क्या है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे वॉच का इस्तेमाल है, यहाँ पे इज का इस्तेमाल है। इसी तरीके से देखोगे, द विनर वॉज ए यंग एथलीट फ्रॉम केरला, तो यहाँ पे वॉज है, इसके बाद इसका मेन वर्ब नहीं आया है, तो विनर कौन है, यंग एथलीट है, कहाँ से, केरला से। तो ये पूरा फ्रेज जो है इस विनर को डिफाइन कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट को डिफाइन करता है और इज, आर, एम, वॉज, वर के बाद आता है, तो उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। हर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज द सक्सेस ऑफ हर स्टूडेंट, तो उसका जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है, ठीक है, क्या है, उस द सक्सेस ऑफ हर स्टूडेंट, उसके बच्चों की सफलता है। तो द सक्सेस ऑफ हर स्टूडेंट, ये जो है ना, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है किसको, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट को। तो ये क्या है, सब्जेक्ट के विषय में अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन है, इसकी मीनिंग को पूरा कर रहा है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसको डिटेल में लिंकिंग वर्ब में ही पढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझना है कि ये जैसी चीज होती है, ठीक है ना, ये कैसे फंक्शन करती है, उस चैप्टर में चल के पढ़ेंगे, लिंकिंग वर्ब जो पढ़ेंगे। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करें, दे अपॉइंटेड हिम, उन्होंने उसे अपॉइंटमेंट किया, क्या अपॉइंट किया, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ये पूरा फ्रेज है जो हिम की मीनिंग को पूरा कर रहा है, हिम के विषय में अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है। इसी तरीके से दे इलेक्टेड हिम, कैसा, द कैप्टन ऑफ द टीम। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक शब्द भी हो सकता है, एक से ज्यादा शब्द हो सकता है, एक से ज्यादा शब्द है, तो ये पूरा क्या है, नाउन फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। वी कंसिडर्ड हर, हमने उसे कंसिडर किया, क्या कंसिडर किया, ए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द पोजीशन, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है ये उसे कंसिडर किया। ये हर के विषय में अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये इसके विषय में इसकी मीनिंग को पूरा कर रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। द टीम नेम्ड दियर प्रोजेक्ट, टीम ने अपने प्रोजेक्ट को नेम दिया, क्या नाम दिया, ए न्यू बिगनिंग। तो ये जो न्यू बिगनिंग फ्रेज है, इस
प्रोजेक्ट के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे रहा है या उसकी मीनिंग को पूरा कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के विषय में यहाँ पे सिर्फ जानना कि ये होता है, डिटेल में पढ़ना है हमको कहाँ पे, लिंकिंग वर्ब के चैप्टर में। तो यहाँ पे हम इसके डिटेल और डेप्थ में नहीं चलेंगे कि कैसे फंक्शन होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब जैसा कि मैंने आपको अपोजिटिव और वोकेटिव केस बताया था, तो अपोजिटिव केस में क्या होगा, आपको दो कॉमा मिलेंगे, दो कॉमा मिलेंगे, है ना। तो नाउन आएगा, फिर नाउन फ्रेज आएगा, ठीक है ना, अपोजिटिव, और रेस्ट ऑफ सेंटेंस आएगा। नाउन फ्रेज अपोजिटिव आएगा, कैन ऑल्सो कम विदाउट कॉमास इफ इट इज इसेंशियल। तो ध्यान रखना कि नाउन और नाउन फ्रेज जो है आता है, तो नाउन हो गया आपका, नाउन फ्रेज हो जाएगा जो अपोजिटिव केस हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा। जैसे लिखा माई बेस्ट फ्रेंड, आपने अभी पढ़ा था, ये हमारा नाउन था। इसके बाद आया था माई बेस्ट फ्रेंड के बाद मैंने राकेश लिखा था ना, राकेश इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर। तो यहां पे ये राकेश क्या था, अपोजिटिव केस में था। लेकिन ध्यान से देखो, अब हमने क्या काम किया, एक फ्रेज इस्तेमाल कर दिया कि माई बेस्ट फ्रेंड, और इसके विषय में अतिरिक्त जो है इंफॉर्मेशन कैसे दिया है, दिया हुआ ए टैलेंटेड आर्टिस्ट फ्रॉम दिल्ली, कि मेरा दोस्त जो टैलेंटेड आर्टिस्ट है दिल्ली का। तो ये क्या है, पूरा एक नाउन फ्रेज है। क्या है, एक नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। ये आया है एक कॉमा, देन दूसरा कॉमा, ध्यान से देखो यहाँ दूसरा कॉमा है, और वॉन द प्राइज है। तो ये जो ग्रामर में इस्तेमाल होता है वो इसी तरीके से इस्तेमाल होता है, पहले नाउन आता है, फिर जो है नाउन फ्रेज आता है, और दो दो कॉमाओं में हो तो दूसरा वाला जो होता है वो अपोजिटिव केस होता है। तो यहाँ पे नाउन फ्रेज एज ए अपोजिटिव केस काम कर रहा है। इसी तरीके से मिस्टर शर्मा ए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, क्या, ए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। यहाँ पे ध्यान से देखो कि तो ये आपका मुख्य नाउन होता है, रिटायर्ड और आर्मी, यहाँ पे जो आर्मी है, आर्मी अपने आप में नाउन होता है, लेकिन यहाँ मॉडिफायर के प्लेस में काम कर रहा है तो इसको एडजेक्टिव बोलेंगे। रिटायर्ड ऑलरेडी यहाँ पे पार्टिसिपल है, ठीक है ना, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, आगे जब चैप्टर में पहुंचोगे तो समझ पाओगे। तो ये पूरा मॉडिफायर है, ये मॉडिफायर है और ये नाउन है, तो ये नाउन प्लस मॉडिफायर मिला के नाउन फ्रेज बनाएगा, और यहाँ पे अपोजिटिव केस में इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से माई ब्रदर ए स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, मेरा भाई जो कि स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वॉन ए गोल्ड मेडल। ये आपका जो नाउन फ्रेज है यहाँ पे किस तरह काम कर रहा है, अपोजिटिव केस में। इसी तरीके से द ताजमहल ए सिंबल ऑफ इटर्नल लव इज इन आगरा, हमने कहा था ताजमहल है जो सिंबल ऑफ इटर्नल लव, ये पूरा फ्रेज है, अपोजिटिव केस में है, इज इन आगरा है, ठीक है। माई फ्रेंड राहुल इज कमिंग ओवर, माई फ्रेंड राहुल इज कमिंग ओवर। तो ये जो अपोजिटिव केस में रखा जाता है ना, ये जरूरी नहीं कि आप सेंटेंस में इसको लगाओ, आप इसको हटा भी दोगे ना तो भी सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। ये खाली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए सेंटेंस के अंदर दिया रहता है। तो माई बेस्ट फ्रेंड ए टैलेंटेड आर्टिस्ट फ्रॉम दिल्ली वॉन द प्राइज, अगर आप इसको हटा दो, अगर अपोजिटिव केस को हटा दो तो भी सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट रहता है। जब सेंटेंस के अंदर अपोजिटिव केस मेंशन ही मेंशन करना होता है, तब आप क्या काम करते हो, जब कंपल्सन होता है तब ये दोनों काम हटा देते हो। जैसे लिखा माई फ्रेंड राहुल इज कमिंग ओवर, तो मेरा दोस्त राहुल जो है वो आ रहा है मेरे पास, तो यहाँ पे मुझे नाम मेंशन करना था, मुझे एम्फेसिस करना था। तो अपोजिटिव केस में जब आप नेसेसिटी शो करना चाहते हो तो ये दोनों काम आप हटा देते हो। क्या करते हो, दोनों काम हटा देते हो। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ये भी ध्यान में रख लो। इससे एग्जाम में देखो क्वेश्चन से नहीं बनता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि कोई बच्चा ये टेंशन ना ले कि सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन नहीं बनता इससे। फिर वही सवाल आएगा, सर क्यों पढ़ा रहे हो। जानकारी होनी चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन बना दिया जाए, हो सकता है क्वेश्चन बना दिया जाए, क्योंकि पैटर्न बदला हुआ है, पैटर्न बदला हुआ है। तो यूट्यूब पे बहुत हो हल्ला चल रहा है कि सर कुछ भी पढ़ाया जा सकता है, कुछ भी आ सकता है, क्या ही पूछे जा रहा है, कुछ सर के ऊपर चला जा रहा है। कुछ ऐसा नहीं है, मतलब ग्रामर ही है, बचपन में ही ग्रामर पढ़ाई जाती है। बस आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए यार कि मतलब ये इस तरीके का होता है, ये वोकेटिव। अब ये क्वेश्चन दे दिया जाए और पूछ दिया जाए इसमें जो है पॉजिटिव केस क्या है, तो कैसे बताओगे। अगर आप ये पढ़ के गए रहोगे तो आपको तुरंत पता हो जाएगा कि सर क्लास में सर ने बताया था कि सर ये स्ट्रक्चर आया, तो पहले नाउन आता है, फिर नाउन फ्रेज या नाउन आता है जो अपोजिटिव केस में होता है, रेस्ट ऑफ सेंटेंस होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन बनाएगा तो वो इसी वाली लाइन से क्वेश्चन आपके बना देगा। वैसे इसके पहले कभी क्वेश्चन बनाया नहीं गया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जीरो से पढ़ाऊंगा यहाँ पे, तो जीरो में मैं सब कुछ पढ़ाई दे रहा हूँ। अभी असली जो जिससे क्वेश्चन बनते हैं उस असली चर्चा पे तो अभी मूव करेंगे आज की क्लास के बाद। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नाउन सेंटेंस के अंदर कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, नाउन कैसे इस्तेमाल होता है, नाउन फ्रेज कैसे इस्तेमाल होता है सेंटेंस के अंदर। फिर बात करते हैं कि वेकेटिव फ्रेज में कैसे इस्तेमाल होता है। वेकेटिव फ्रेज में ऐसे ही होता है, जैसे मैं बोलता हूँ हे रवि कम हेयर, तो मैंने हे लगा दिया, फिर रवि लगाया कम हेयर। हम जब वेकेटिव केस की बात करते हैं तो संबोधन कर रहे होते हैं, क्या करते हैं, संबोधन कर रहे होते हैं। और जब अपोजिटिव केस होते हैं तो परिभाषित कर रहे होते हैं किसी को, चीज को, तो क्या उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इसी तरह माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू द सेरेमनी, रिस्पेक्टेड सर मे आई स्पीक, तो माय डियर फ्रेंड वेलकम टू द सेरेमनी, मेरे दोस्त जो है आपका स्वागत है। तो यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम संबोधन कर रहे हैं, यहाँ पे हम हे रवि को संबोधन कर रहे हैं, यहाँ मेरे दोस्त को संबोधित कर रहे हैं, हे दोस्त आ जाओ, ठीक है ना, माय डियर फ्रेंड मेरे प्यारे दोस्त स्वागत है आपका सेरेमनी में।
रिस्पेक्टेड सर, मे आई स्पीक, रिस्पेक्टेड सर, क्या मैं बोल सकता हूं? तो जब रिस्पेक्टेड सर बोलते तो वोकेटिव केस में इस्तेमाल है। इसका सबसे सही तरीका होता है कि इसके बाद एक कॉमा लगा होता है, फिर आगे पूरा सेंटेंस पास होता है। बस ये जानकारी में होना चाहिए कि ये चीजें होती है, इससे ज्यादा आपको और डिटेल नहीं जाना है, इसमें एरर नहीं बनाया जाता है, पर जानकारी में होना चाहिए मोटा मोटा। तो ये रहा जो है आपका वो कि नाउन कैसे इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं समरी में बात करूं, अगर मैं यहीं पे लिख दूं समरी में, तो ये सब पढ़ के आप क्या सीख पाए हो? ये सब पढ़ के ये सीख पाए हो कि सेंटेंस के अंदर जो नाउन होगा, सेंटेंस के अंदर जो नाउन होगा वो सब्जेक्ट के प्लेस में आएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस में आएगा, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट में तीनों तरीके का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और प्रीपोजिशनल। क्या होगा? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये समरी है, बस इतना ही याद रखना है पूरी कहानी सुनने के बाद। और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा। फिर अगर मैं बात करूं तो आपको यही पता है कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह पे आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह आएगा। सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह आएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह आएगा। पॉजेसिव केस में आएगा, पॉजेसिव केस में आएगा। और अगर मैं बात करूं तो अपोजिटिव केस में आएगा, अपोजिटिव केस में आएगा। और या फिर वोकेटिव केस में आएगा, वोकेटिव केस में आएगा। अपोजिटिव केस में जो स्ट्रक्चर है ये ध्यान रख लो कि अगर स्ट्रक्चर अगर इन केस अगर आया तो अपोजिटिव केस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले नाउन आता है, कॉमा लगता है, फिर अपोजिटिव केस लगता है, ठीक है ना। अपोजिटिव केस लगता है, फिर कॉमा लगता है, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। वोकेटिव केस में बात करें तो जो आपका वोकेटिव केस होता है उसके बाद कॉमा लग जाता है, जिसको आप संबोधन कर रहे होते हो, ठीक है ना। ये यहाँ पे नाउन या नाउन फ्रेज रखते हो, नाउन या नाउन फ्रेज रखते हो, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगा देते हो, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये दो चीज नहीं है जो आपको फॉर्मूला सीधे सीधे याद रखना पड़ेगा, ये सीधे सीधे आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये है समरी, ये है समरी की सेंटेंस के अंदर नाउन कैसे कैसे आता है। एक शब्द होगा और कैसे पहचानेंगे, कैसे नाउन? हु का ध्यान से देखना, समरी में इतनी याद रखना है, प्रैक्टिस आपको खूब करना है। हु और व्हाट का रिप्लाई, व्हाट का, हु और व्हाट का रिप्लाई जब वर्ब के पहले लिखते हो, हु प्लस व्हाट वर्ब, इससे क्वेश्चन पूछते हो और इसका जो रिप्लाई आता है ये क्या होता है? ये होता है सब्जेक्ट। एक शब्द में रिप्लाई होगा, एक शब्द में होगा रिप्लाई, तो क्या होगा? सीधा सीधा आपका नाउन होगा, सीधा सीधा आपका नाउन होगा। अगर एक से ज्यादा शब्द से होगा, एक से ज्यादा अगर शब्द होगा तो क्या होगा? नाउन होगा, साथ में जो मेन होगा आपका, और उसके मॉडिफायर्स होंगे। क्या होंगे? मॉडिफायर्स होंगे। इस केस में इसको क्या बोलते हैं? इस केस में इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। क्या बोलते हैं? नाउन फ्रेज। अगर मैं बात करूं, अगर मैं और थोड़ा सा समरी में बात करूं, तो समरी में ऐसे आप समझ सकते हो कि अगर मैं सेंटेंस है, वर्ब है, और इसके बाद अगर मैं व्हाट से रिप्लाई पूछ दूं या होम से रिप्लाई पूछ दूं, होम से रिप्लाई पूछ दूं, से क्वेश्चन अगर पूछ दूं, रिप्लाई ध्यान से देखना, रिप्लाई, रिप्लाई अगर वन वर्ड में आए, रिप्लाई अगर वन वर्ड में आए तो वो क्या होता है? रिप्लाई अगर वन वर्ड में ढूंढ रहे हो तो वो आपका मेन वर्ड होता है ऑब्जेक्ट का, मेन वर्ड होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। अगर रिप्लाई एक वर्ड से ज्यादा आए, एक वर्ड से ज्यादा आए, तो वो क्या होता है? आपका जो मेन वर्ड होता है प्लस क्या होता है उसका? मॉडिफायर होता है, मॉडिफायर होता है। और जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नाउन फ्रेज, हम बोलते हैं नाउन, को बोलते हैं नाउन फ्रेज। समझ में आया? ये तो वो रही नाउन की, नाउन सेंटेंस के अंदर जो है कैसे कैसे फंक्शन करता है, कैसे कैसे काम करता है। अब जो असली कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है नाउन की, वो जहां से क्वेश्चन बनना चालू होता है कि नाउन को जब टाइप वाइज में डिवाइड करते हैं। अभी हमने क्या काम किया? दुनिया में जितनी भी चीजें प्रेजेंट होती है उनको 6 कैटेगरी में डाला, नेम, पर्सन, प्लेस, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, फिर नामकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली। अब जब नामकरण की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तब फिर बात आती है आपकी कि अब नाउन को डिटेल में पढ़ने के लिए नाउन को टाइप में बांटा गया। तो नाउन को मुख्यतः दो टाइप में बांटा गया, नाउन को मुख्यतः दो टाइप में बांटा गया। पहला जो टाइप बांटा गया वो टाइप बांटा गया आपका काउंटेबल, और जो दूसरा टाइप बांटा गया वो बांटा गया आपका अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। अब जब हम काउंटेबल की बात कर रहे हैं तो जरा ध्यान से समझिएगा, और अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं तो जरा ध्यान से समझिएगा। काउंटेबल, काउंट एक ऐसा वर्ब होता है जिसका मतलब होता है गिनना,
जब हमने बोला काउंटेबल नाउन, जब हमने बोला काउंटेबल नाउन, तो इसका क्या मतलब, इसके अंदर वो सारे नाउन आते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं या जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो जब कोई चीज हम काउंट कर पाएंगे तो देखो वो संख्या में क्या होगी, संख्या में एक होगी या संख्या में एक से ज्यादा होगी, एक से ज्यादा होगी। दो ही केस बनेंगे इसके, संख्या में एक हो जाएगी या ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो जो संख्या में एक होती है उसको बोला गया सिंगुलर नाउन। क्या बोला गया, उसको बोला गया सिंगुलर नाउन, उसको बोला गया सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। और जो संख्या में एक से ज्यादा हुई उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। तो एक तो ये कैटेगरी आती है कि नाउन आपका काउंटेबल होता है, नाउन आपका अनकाउंटेबल होता है। इस रेस्पेक्ट में जब संख्या में गिनने के बाद वो एक आती है तो उसको सिंगुलर नाउन बोलते हैं, और संख्या में जब एक आती है तो उसको प्लूरल नाउन होते हैं। अब जब गिनने की चर्चा आई, जब गिनने की कहानी आई, तो ये देखा गया कि जो आपके काउंटेबल नाउन है उसमें संसार में जितनी चीजें पाई गई, संसार में जितनी चीजें पाई गई हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में सिर्फ एक थी। क्या थी, अपने आप में सिर्फ एक थी, एक से ज्यादा थी ही नहीं। तो जो संख्या में एक थी उनको इंडिविजुअल बोला गया, ठीक है, या उनको प्रॉपर थिंग बोला गया। नंबर में वो एक ही थी और उसका अलग से नामकरण किया गया और उसको बताया गया कि जो भी चीजें संसार में सिर्फ क्वांटिटी में एक पाई जाती है उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे, उनको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे जो संख्या में एक है। तो अगर मैं प्रॉपर नाउन में बात करूं तो आप यूं कह सकते हो कि प्रॉपर नाउन संख्या में क्या होते हैं, संख्या में एक होते हैं। प्रॉपर नाउन संख्या में एक होते हैं, एक। तो वो सारे नाउन जो संख्या में एक होते हैं, जिनकी क्वांटिटी ही हमेशा 1 होती है, मतलब जिनका नंबर ही हमेशा 1 होता है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं प्रॉपर नाउन होते हैं। संसार में जितनी भी चीजें पाई गई अगर वो सिर्फ एक हुआ तो उसको क्या बोला गया, प्रॉपर नाउन बोला। जैसे मैं किसी आदमी का नाम दे दूं एग्जाम्पल के फॉर्म में, अगर मैं कह दूं राम, अगर मैं कह दूं राम, तो राम एक भगवान थे, वो एक ही पर्सन थे, उन्हें राम बोला गया, ठीक है ना। मैं बोल दूं मैं अपने आप में अकेला हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो मेरे को क्या बोला जाता है, मेरे को उज्जवल बोला गया, ठीक है ना। तो मैं क्या हूं, एक प्रॉपर नाउन हूं, मैं एक प्रॉपर नाउन हूं। इसी तरीके से सीता, गीता, रीता, पीता, टीता, या ये जो पेन है, ठीक है ना, इसका एक नाम रख दिया। जैसे बचपन में सुना है आपने कि रोटोमैक का पेन आता है, तो एक कंपनी है, उसे एक सिंगल कंपनी का नाम रोटोमैक लिख दिया, तो किसी कंपनी का नाम हो सकता है। तो संख्या में जितनी चीजें एक होती है उनको क्या बोला गया, उनको प्रॉपर नाउन बोला गया। लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं कि प्रॉपर नाउन एक कैटेगरी यहाँ पे बनी बनी, साथ में अगर मैं बात करूं, साथ में अगर बात करूं तो ये भी पाया गया, ये भी पाया गया कि संख्या में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो एक से ज्यादा हुई, संख्या में बहुत सारी चीजें हुई जो एक से ज्यादा हुई, एक से ज्यादा हुई और एन से कम हुई, एक से ज्यादा हुई और एक से ज्यादा हुई और एन से कम हुई। कुछ ऐसे नाउन हमको मिले जो एक से ज्यादा हुई और एन से कम हुई, लेकिन इनकी संख्या क्या थी, इनकी संख्या फिक्स थी। इनकी संख्या क्या थी, इनकी संख्या फिक्स थी, इनकी संख्या फिक्स थी। तो अगर कोई चीज एक से ज्यादा है और किसी पर्टिकुलर नंबर से कम है, जैसे मान लो मैं कह दूं 10 हो सकता है, कोई चीज 20 हो सकता है, कोई 30 हो सकता है, कोई 40 हो सकता है, तो आप यूं कह सकते हो भैया ये तो कलेक्शन है, 10 चीजों का कलेक्शन है, 15 का नंबर में कलेक्शन है, 20 का कलेक्शन है या 40 का कलेक्शन है। तो ऐसे नाउन, कुछ नाउन ऐसे हैं जो कलेक्शन में पाए गए, तो उनको हमने क्या कहा, उनको हमने बोला कलेक्टिव नाउन। उनको हमने क्या बोला, उनको हमने बोला कलेक्टिव नाउन। क्या बोला गया, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की अगर मैं बात करूं, जरा ध्यान से देखना, जो कलेक्टिव नाउन है आपके, तो कलेक्टिव नाउन में क्या है, संख्या में फिक्स थे। ये 10 हो सकते थे, ये 12 हो सकते थे, ये 15 हो सकते थे, पर ये इन्फिनिटी नहीं हो सकते थे। क्या है, ये इन्फिनिटी नहीं हो सकते, इनकी एक फिक्स नंबर है, नंबर नहीं पता है। जैसे मैं बोलूं टीम, टीम में क्या होता है, अगर क्रिकेट टीम की बात करो तो 11 होता है, फुटबॉल में 11 होता है, कुछ ऐसे गेम होते हैं जिसकी टीम में 6 लोग होते हैं। जूरी एक और टर्म आता है, जूरी एक कलेक्शन है, जो जजेज का कलेक्शन होता है, ठीक है ना, जूरी एक कलेक्शन है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कैटल, पशुओं का झुंड जिसको बोलते हैं, पशुओं का झुंड बोलते हैं कैटल। तो यहाँ पे टीम, जूरी और कैटल जैसी चीज ऐसी पाई गई जिसके अंदर
10 का, 11 का, 20 का। जैसे पशुओं के झुंड बोलते हैं तो उसमें 20, 30, 40, 50 हो सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट नहीं हो सकते। हम बोलते हैं ना पशुओं का झुंड आ रहा है, तो एक लिमिटेड होती है। तो जब कलेक्शन एक लिमिटेड रही तो उस पूरे कलेक्शन को एक नाम दिया गया। और जैसे क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों को टीम बोला गया, इसी तरीके से फुटबॉल के खिलाड़ियों को टीम बोला जाता है। जजों के एक समूह को जिसमें 5, 10, 15, 20, 2, 3 भी हो सकते हैं, उनको जोरी बोला गया। इसी तरह पशुओं के झुंड को कैटल बोला गया। तो इसको एक कैटेगरी में डाला गया और उस कैटेगरी का नाम रखा गया कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से संसार में ऐसी भी चीजें पाई गई जो संख्या में एक भी थी और इनफाइनाइट भी थी। क्या थी? संख्या में एक भी थी और इनफाइनाइट भी थी संख्या में। तो संख्या में अगर एक है या संख्या में इनफाइनाइट है तो ये बहुत कॉमन हो गई कि हर जगह पाई जाती है। एक भी पाई जाती है और बहुत सारी पाई जाती है। तो ऐसी चीजें जिसमें संख्या एक भी हो सकती है और संख्या इनफाइनाइट भी हो सकती है, उसको डाला गया यहाँ पे, एक नाम दिया गया जिसको बोला गया कॉमन नाउन। जिसको बोला गया कॉमन नाउन। जिसको बोला गया कॉमन नाउन। संसार में ये सारी चीजें ऐसी थी जिनको हम स्ट्रक्चरली गिन पा रहे थे। तो जिनको गिन पा रहे थे वो संख्या में एक हुआ, उसको हमने प्रॉपर नाउन बोल दिया। संख्या में ऐसा था कि भाई उसमें एक या इनफाइनाइटली वो झुंड में पाए जाते थे। वो 10 का कलेक्शन हो सकते हैं, 12 का कलेक्शन हो गया, 30 का कलेक्शन हो सकते हैं, या 200, 400 का कलेक्शन हो सकते हैं। तो ऐसे जो कलेक्शन, जो ग्रुप में चीजें पाई गई, उनको हमने कलेक्टिव नाउन बोल दिया गया। जैसे टीम हो गया, जूरी हो गया, कैटल हो गया। और कॉमन नाउन की बात करें तो ये संख्या में एक पाए गए। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं एक लड़का हूं, तो मैं कह दूं बॉय, मैं कह दूं बॉय, मैं एक लड़का हूं। लेकिन लड़के तो संसार में इनफाइनाइट है। लड़के तो संसार में इनफाइनाइट है। तो जब हमें इनफाइनाइट बच्चों को बोलना पड़ा तो हमने बोला बॉयज। इसी तरीके से हमने गर्ल बोल दिया तो गर्ल एक लड़की हो गई। गर्ल्स बोल दिया हमने तो क्या हो गया? गर्ल्स जो बोल दिया मैंने वो पूरी कैटेगरी कवर कर गई। और इनफाइनाइट लड़कियां हो सकती है। मैन हो गया, मेन हो गया। उसी तरीके से वोमेन हो गया, वोमेन हो गए। तो यहाँ पे संख्या एक भी हुई और एक से ज्यादा भी हुई। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, जब संख्या एक हुई तो हमने बॉय लिखा था, और जब हमारी संख्या एक से ज्यादा हुई थी तो हमने बॉयज लिखा हुआ था। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बदला। यहाँ पे जब कॉमन नाउन है, यहाँ पे संख्या में एक पाया गया तो इसको सिंगुलर बोला गया, इसको प्लूरल बोला गया। क्या बोला गया? इसको सिंगुलर बोला गया, इसको प्लूरल बोला गया। तो काउंटेबल नाउन को 3 कैटेगरी में बांटा गया। प्रॉपर नाउन जो संख्या में एक था, कलेक्टिव नाउन जो संख्या में एक से ज्यादा था, और कॉमन नाउन जो संख्या में एक या इनफाइनाइट हो सकता था। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में 2 चीजें रखी गई। एक देखा गया कि कुछ मटेरियल थे, एक देखा गया कुछ मटेरियल थे, और जैसे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ठीक है ना, मटेरियल नाउन था। लेकिन जो मटेरियल था उनको हम तौल पा रहे थे पर उनको गिन नहीं पा रहे थे। जैसे सोने को हम तौल लेते हैं, सोने को हम गिन नहीं पाते कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हम कहते हैं 1 kg है, 2 kg है। जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया। जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया। मिल्क, वाटर, वाटर को गिन सकते हो क्या? नहीं, ये सारे मटेरियल है, ये सब गिने नहीं जा सकते थे। तो जितने आपके मटेरियल हुए उनको मटेरियल नाउन की कैटेगरी में डाला गया। और बहुत सारी फीलिंग, भावनाएं थी, बहुत सारी फीलिंग और भावनाएं थी जिनको हमने अब्स्ट्रैक्ट कहा। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव। तो इसी से बना दिया गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, जिसके अंदर हमारी सारी फीलिंग्स आ गई। मटेरियल नाउन के अंदर मटेरियल नाउन आ गया। अब ये जो मैंने आपको कैटेगरी बताई है, कैटेगरी बना के सुनाई है, असली कहानी यहीं से चालू होता है। एग्जाम में जब भी आप जाते हो तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। तो जो हमने ये बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, जो सेंटेंस का बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, ये जो वर्ब आता है ये सब्जेक्ट के लिए आता है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होना चाहिए। असली क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं कि कब सिंगुलर है कब प्लूरल है। अगर ये चार्ट आप अच्छे से समझ जाओगे ना, अगर ये चार्ट आप अच्छे से समझ जाओगे तो कभी भी सिंगुलर और प्लूरल में कंफ्यूजन होगा ही नहीं। सिंगुलर और प्लूरल में कंफ्यूजन होगा ही नहीं। अब इसके बाद आगे संकल्प बैच की जितनी यूट्यूब पे क्लासेस पढ़ा दिया ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या कहा, अगर कोई चीज संख्या में एक है तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर नाउन, और एक से ज्यादा है तो उसको प्लूरल नाउन बोलेंगे। तो मैं आपको बोलूं कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल है होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए सर प्रॉपर नाउन संख्या में एक होता है, सर इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम सिंगुलर बोलेंगे, इसको हम सिंगुलर बोलेंगे, इसको हम सिंगुलर बोलेंगे। मैं बोलूं कलेक्टिव नाउन को आप क्या बोलोगे? ग्रुप में आता है, ग्रुप में आता है। तो जब ग्रुप में आता है तो इसमें संख्या एक से ज्यादा होगी, तो आपके दिमाग में आएगा गुरुजी इसको हम प्लूरल बोलेंगे, इसको हम प्लूरल बोलेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो कलेक्टिव नाउन होता है वो एक मुट्ठी की तरह काम करता है। जैसे कहते हैं ना कि 5 लकड़ियां अलग अलग कर दो तो बहुत कमजोर हो जाती है, एक साथ लाद मुट्ठी की तरह काम कर दो। तो जो कलेक्टिव नाउन होते हैं इसमें बहुत बहुत कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जो ग्रुप की तरह काम करते हैं, मुट्ठी की तरह काम करते हैं। तो इसमें 2 तरीके का सेंस आता है कलेक्टिव नाउन में। एक बार आता है यूनाइटेड सेंस, एक बार आता है डिवाइडेड सेंस।
तो जब ये डिवाइडेड सेंस में होते हैं, मतलब सबके अपने अपने राय और मत होते हैं, सब अलग दिशा में काम कर रहे होते हैं कलेक्शन के अंदर, तब उसको प्लूरल ट्रीट करते हैं। जब यूनाइटेड सेंस होता है तब इसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो इस कलेक्टिव नाउन में जब सेंटेंस में इस्तेमाल होता है तब हमें देखना होता है कि वो कलेक्शन में यूनिटी में काम कर रहे हैं या फिर उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, वो अलग थलग काम कर रहे हैं। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज केस होते हैं, लेकिन ये जो कलेक्टिव नाउन होते हैं अपने आप में, जैसे टीम, जूरी और कैटल, ये इसी स्ट्रक्चर में रहते हैं, इनके स्ट्रक्चर नहीं बदलते। अभी आगे चल के डिटेल में इनके विषय में पढ़ेंगे। फिर जब हम कॉमन नाउन की बात करेंगे तो कॉमन नाउन में एक भी आता है और कॉमन नाउन में एक से ज्यादा आता है। तो जब कॉमन नाउन में एक आता है तो उसको बॉय बोलते हैं, और जब एक मतलब जैसे एक आता है तो उसको सिंगुलर बोलते हैं, एक से ज्यादा आता है तो प्लूरल बोलते हैं। तो कॉमन नाउन में सिंगुलर होता है, कॉमन नाउन में प्लूरल होता है, और यहाँ पे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। तो जब सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है तो कुछ रूल्स के तहत कॉमन नाउन के सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं, और उन रूल को उल्टा पुल्टा करके आपके एग्जाम में दिया जाता है। तो इनके रूल्स को सीखना होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जिनको रिटेन करना पड़ता है, जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये हो गई आपके काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। अगर समरी वाइज समझो तो प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, कलेक्टिव नाउन उसके अपने यूज केस के हिसाब से यूनिटी है, डिफरेंस है, सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है और उसी से प्लूरल भी बनाते हैं। तो सबसे अच्छे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, दूसरे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन को क्या होता है, गिन नहीं सकते हैं। जैसे इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, इसको महसूस कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं जैसे ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, ये सब क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आप इसको गिन ही नहीं सकते हो। अगर मैं ऑनेस्टी की बात करूं, ऑनेस्टी कैसे गिनोगे, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, इन सब चीज को गिन ही नहीं सकते हो। ये आपके भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और जैसे मिल्क और वाटर है, इनको भी गिन नहीं सकते। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है ना, इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, इसको हम सिंगुलर मान लेते हैं। हम इनको गिन नहीं सकते हैं तो हम इनको यूनिटी में मान लेते हैं और हम इनको सिंगुलर ट्रीट करते हैं। असली जो कहानी होती है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठना चालू होता है, वो यहीं से चुनना चालू होता है, सिंगुलर और प्लूरल से लेके, सिंगुलर और प्लूरल से लेके। अब जब जब नाउन में जब हम कॉमन नाउन पढ़ रहे होते हैं तो इसी में सिंगुलर होता है, इसी में प्लूरल होता है। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल होते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल होते हैं, प्लूरल बनाने के कुछ रूल होते हैं। इन जनरल ये बोला जाता है कि जो आपका सिंगुलर नाउन है, नाउन के अंत में अगर आप एस या ई एस जोड़ोगे तो जो आपका नाउन बनेगा वो बन जाएगा प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन ये आपका जनरल रूल होता है। ये आपका जनरल रूल होता है कि नाउन के अंत में एस या ई एस लगाओगे तो प्लूरल नाउन बन जाएगा। समझ में आया? ये हवाली जो आगे की चर्चा है ना कि नाउन का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, और कैसे क्वेश्चन आपके प्रॉपर नाउन से एग्जाम में बनते हैं, कैसे कलेक्टिव नाउन से बनते हैं, कैसे कॉमन नाउन से बनते हैं, कैसे मटेरियल नाउन से बनते हैं, कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से बनते हैं, ये चर्चा हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना इनफ है, ताकि एक बार आप बेस स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से समझ लो जो है कि ये सारी चीज़ें हैं। अभी ये जो चार्ट बनाए हैं, इसमें ये वाला जो चार्ट है ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो टाइप है ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे इसी पे बेस होके हम आगे चलेंगे, जो है नाउन का चैप्टर पढ़ेंगे इसी पूरे सेक्शन पे। लेकिन इसके पहले जो मैंने ये सारी चीजें आपको पढ़ाई है, ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि जैसे जैसे आप ग्रामर में इन डेप्थ में आगे चलोगे तब तक जो है आपका बेस सही से स्ट्रांग हो जाए, थोड़ा सा मजबूत हो जाए सही से। अगर कोई चीज ऐसी हो जो इसमें आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, या कोई चीज ऐसा हो जो परेशान कर रहा हो, तो नीचे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है, आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। मैं एक बार वापस बच्चों को, आप सभी को अपना नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। ये मेरा नंबर है, जरा ध्यान से आप मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हो, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो, मेरे बैच के बच्चे हो, तो आपका जवाब देना मेरा हक बनता है अगर आप किसी चीज़ में कन्फ्यूज हो रहे हो तो। ठीक है ना, समझ में आया? अगर इसके आगे कोई बच्चा ऐसा है जो डायरेक्ट सिर्फ डेटा डेटा पढ़ना चाहता है, तो संकल्प बैच में मैंने नाउन पूरा पढ़ाया हुआ है। इसके आगे अगर आप वहां से कवर करने जाओगे तो सारे इंपॉर्टेंट डेटा आपको वहां पे मिल जाएंगे। वैसे भी पूरा कोर्स पढ़ने के बाद जब भी रिवीजन आपको करना हो तो सबसे सही तरीका क्या है, यूट्यूब पे जाना, संकल्प बैच की सीटें डाउनलोड करना और संकल्प बैच की क्लास को रिवाइज कर लेना। वो जो नोट्स है जो आपको एग्जाम के लिए आखिरी में नोट्स बनाना है, वो संकल्प बैच के सिर्फ नोट्स प्रिपेयर कीजिए, एग्जाम में सिर्फ वही नीडेड है। ये तो आपका बेस बिल्डिंग हो रहा है, ताकि आप अच्छी तरीके से बेस बिल्ड कर लो, ताकि अच्छी तरीके से आपको नाउन का चैप्टर समझ में आ जाए, कोई चीज़ कहाँ पे कैसे किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है, उसमें आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो आज की क्लास में मैं यही एंड करता हूँ, अगली क्लास में इसके आगे चलूंगा। इसके आगे हम लोगों को अभी रूल पढ़ना है कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, फिर प्रॉपर नाउन से रिलेटेड रूल के मतलब एरर क्या आता है,
अनकाउंटेबल से, कॉमन नाउन से, कलेक्टिव नाउन से जो है एरर कैसे आता है, फिर नाउन डिफरेंट रोल में जब काम करता है तो उससे रिलेटेड कैसे एरर आता है, नाउन पजेसिव रूल में जब आता है, पोजीशन में आता है तो उससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे एरर्स आते हैं, कैसे पोजीशन रूल बनता है, कैसे काम करता है, ये सारा जो है हम लोग धीरे धीरे करेंगे। 2-3 लेक्चर मेरे को और लगेंगे इस चीज़ को समअप करने में, ताकि नाउन का चैप्टर मैं अच्छे से आपको क्लोज कर सकूँ। तो आज की इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में वापस मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलिए। हर क्लास के बाद पिछले 2-3 क्लास जितनी हो गई है उनके अपने हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए। वो हैंड रिटन नोट्स हर क्लास के पहले आप अच्छी तरीके से रिवाइज करके ही अगली क्लास स्टार्ट कीजिएगा। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में।